बहुत सारे सूत्र और मंत्र ऐसे होते हैं जो आम जिंदगी के साथ साथ निवेश की दुनिया में काफी रेलेवेंट होते हैं, और उन्हीं में से एक सूत्र है व्हाट सक्सीडेड यस्टरडे मे नॉट बी इफेक्टिव टुमारो। इसका मतलब जो सूत्र, जो मूल मंत्र आज से 50 साल पहले इफेक्टिव थे सफल होने के लिए, या तो समाज में, अपनी जिंदगी में, या निवेश की दुनिया में, वो आज इफेक्टिव नहीं है। और जो टूल्स आज इफेक्टिव हैं फॉर द सक्सेस इन द लाइफ और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, वो कल शायद इफेक्टिव नहीं होंगे। और इसी को यदि हम अदरवाइज ट्रांसलेट करें तो हम कह सकते हैं कि इनोवेट और पेरिस। सीधे साफ शब्दों में इसका मतलब कि आज अपने समाज में या निवेश की दुनिया में यदि आप सस्टेन करना चाहते हैं, आपको डे टू डे कुछ ना कुछ इनोवेट करना पड़ेगा। और यदि आप इनोवेट नहीं कर रहे हैं और समाज में कुछ परिवर्तन, कुछ इनोवेशन या निवेश की दुनिया में कुछ इनोवेशन हो रहे हैं, उसको जितना जल्दी आप अडॉप्ट कर पाएंगे, उतने ही आपके सस्टेन रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इफ नॉट, आपको समाज भी भूल जाएगा और निवेश की दुनिया से भी आप गायब हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इनोवेट या इनोवेशन क्या चीज। इनोवेशन एक पावरफुल डिस्रप्टर है जो सभी उद्योगों को रिशेप करता है, एक नया आकार देता है। यह न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ये परिवर्तन को बढ़ावा देता है, स्टेटस को चेंज करता है, और इंडस्ट्रीज को कम्पिटिटिव बने रहने के लिए लगातार एडाप्ट और इवॉल्व यानी विकसित करने के लिए मजबूत करता है। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक एनएफओ मीन्स न्यू फंड ऑफर की, जिसका नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड यह एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है जो 29 जुलाई यानी आज के दिन ये एनएफओ खुला हुआ है, और 12 अगस्त 2024 को ये एनएफओ बंद हो जाएगा। यूनिट्स का अलॉटमेंट होगा 12/8/2024 के बाद, यानी एनएफओ क्लोज होने के 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको यूनिट्स से अलॉट हो जाएंगे। और इसमें एंट्री लोड नील है, एंट्री लोड केवल नील इसी में नहीं है, और बाकी सारे म्यूचुअल फंड में सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से नील है। एग्जिट लोड की बातें करें तो 1% एग्जिट लोड लगेंगे यदि आप 1 वर्ष के अंदर यूनिट्स को रिडीम करेंगे। और इसमें नॉमिनेशन का मैंडेट आपको देना पड़ेगा सेबी गाइडलाइन के हिसाब से, यानी आपको नॉमिनी किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं किसी को नॉमिनेट नहीं करना, तो आपको नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। यदि लमसम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो कम से कम 5,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद यदि और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 रुपए के मल्टीपल कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बार जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,000 या उससे अधिक कर लिया, उसके बाद यदि चाहते हैं और इन्वेस्ट करना, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कम से कम 1,000 रुपए और उसके ऊपर 1 रुपए के मल्टीपल में कोई भी अमाउंट जमा हो सकता है। इनमें अन्य म्यूचुअल फंड की तरह 2 प्लान और 2 ऑप्शन, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान और ग्रोथ एंड आईडीडब्ल्यू ऑप्शन। यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात, यदि चाहते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। इनका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई। और यदि बात करें एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए, तो कम से कम जो इंस्टॉलमेंट होंगे वो 500 रुपए के होंगे। और इनका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस है। इसका मतलब सी कैम्स, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कैम्स कहते हैं, यानी आपके जो भी अकाउंट स्टेटमेंट, जो यूनिट अलॉटमेंट वगैरह जो भी होंगे, केवाईसी वगैरह जो भी होंगे, सब थ्रू कैम्स के थ्रू ही होंगे। ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब हम चर्चा करेंगे वैसे इंफॉर्मेशन की जो कि इस एनएफओ से स्पेसिफिकली रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं इनके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अप्रोच, या यूं कह लें एसेट एलोकेशन की। तो मिनिमम 80% ऑफ नेट एसेट, ये इनोवेशन थीम बगैर से में डालेंगे, मतलब ये मिनिमम 80% ऑफ नेट एसेट्स इनोवेटिव थीम बेस्ड स्टॉक्स या इसके रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में डालेंगे। मैक्सिमम अप टू 35% ऑफ नेट एसेट ये ग्लोबल स्टॉक जो अलाइंड होगा इनोवेशन थीम से। उसके बाद जब ये देखेंगे, क्योंकि ये एनएफओ थीम बेस्ड है, इसीलिए इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। इसका मतलब ये अक्रॉस द सेक्टर और अक्रॉस द मार्केट कैप, हर एक सेक्टर में ये इन्वेस्ट करेगा अपना एसेट्स, और हर एक कैप में, लाइक
स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सारे स्टॉक्स में। ये अपने पोर्टफोलियो में 35 से 40 स्टॉक रखने का एम रखे हुए हैं, जिसका सिलेक्शन बॉटम अप अप्रोच से होगा। अब चर्चा करते हैं वो सारे इनोवेशंस जो पॉसिबल इनोवेशंस हैं, जो कि कह सकते हैं ये की डिसरप्टर भी अक्रॉस सेक्टर। इसका मतलब हर एक सेक्टर में इनोवेटिव आइडियाज क्या क्या पॉसिबल हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमने यहाँ एक सेक्टर के बारे में लिया की चर्चा की है। इसका मतलब केवल एक सेक्टर में ही इनोवेशंस का प्रोविजंस नहीं है, बल्कि इसके सारे और बहुत सारे सेक्टर है जहां इनोवेशन का काफी अप्रोच है। और हमने जस्ट फॉर एग्जांपल से हमने ये 8 सेक्टर को कवर किया हुआ है। पहला है ऑटोमोबाइल, दूसरा एनर्जी, तीसरा मीडिया एंटरटेनमेंट, तीसरा इंडस्ट्रियल, चौथा फाइनेंशियल सर्विसेज, पांचवा कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी का है, लास्ट में हमने लिया है हेल्थ केयर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हमने एग्जाम्पल लिया, इट इज जस्ट इलस्ट्रेटिव, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, और हर एक सेक्टर में जो 8 यहाँ लिया हुआ है, इसमें कुछ पॉसिबल इनोवेशंस, पॉसिबल स्कोप्स के बारे में चर्चा की है। हो सकता है कि इस जो स्कोप्स मैं बता रहा हूँ इसके अलावा भी कोई एडिशनल स्कोप्स हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। इसमें स्कोप्स हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, इसमें स्कोप है सेल्फ ड्राइव कार्स की, इसमें स्कोप है हाइब्रिड व्हीकल्स की। इसी हिसाब से यदि एनर्जी की बातें करें, हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बैटरी स्टोरेज ग्रिड इंटीग्रेशन मीन्स हाइड्रोजन बैटरी और स्टोरेज ग्रिड इंटीग्रेशन का स्कोप्स, इनोवेशन का स्कोप है। यदि मीडिया एंटरटेनमेंट की बातें करें तो ओटीटी का डिजिटल कंटेंट और उसका एड्स और म्यूजिक स्ट्रीमिंग, ये भी एक अच्छा स्कोप है मीडिया और एंटरटेनमेंट। इंडस्ट्रियल्स में रोबोट्स एंड ड्रोन्स, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी का काफी स्कोप भी चल रहा है। यदि बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज की, इसमें यूपीआई और ब्लॉक चेन पेमेंट एग्रीगेटर, जो ब्लॉक चेन पेमेंट एग्रीगेटर पिछले 3-4 सालों से काफी एक्टिव है, ये भी काफी बड़ा स्कोप्स है फाइनेंशियल सर्विसेज में। यदि हम बात करें कंजम्पशन सेक्टर की, तो क्विक कॉमर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, ओमनी इंटीग्रेशन, ये भी काफी इसमें अधिक स्कोप्स है। टेक्नोलॉजी में क्लाउड कंपाउंडिंग की और एआई एंड एलओटी डाटा सेंटर्स का स्कोप है। और यदि हेल्थ केयर की बातें करें तो मेडटेक, ई फार्मेसी और बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों का काफी बेहतर स्कोप में। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 8 सेक्टर हमें लिया हुआ है, इसके अलावा और भी सेक्टर्स हो सकते हैं। और हर एक 8 सेक्टर में से जो हमने पॉसिबल इनोवेशंस की, डिसरप्टर की बातें की हैं, इसके अलावा भी और सारे की डिसरप्टर हो सकते हैं। इनके फंड मैनेजर हैं मिस्टर प्रसाद पडाला, ये बीटेक हैं, एमबीए हैं। अब बात करेंगे कि क्या आज के दिन में इनोवेटिव थीम बेस्ड कोई फंड्स बाजार में ऑलरेडी मौजूद है, यदि है तो उसकी क्या स्थिति। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 फंड आईसीआईसी, निप्पॉन, यूनियन और यूटीआई के 4 इनोवेटिव फंड, इनोवेशन थीम बेस्ड फंड जो है ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। आईसीआईसी आया है अप्रैल 2023 में, निप्पॉन का आया है अगस्त 2023 में, यूनियन का आया है सितंबर 2023 में, और यूटी का आया है अक्टूबर 2023 में। इस हिसाब से हम देखते हैं कि इनोवेटिव बेस्ड थीम पर जो फंड्स हैं, सबसे पुराना आईसीआईसीआई का है, उसके बाद निप्पॉन का है, फिर यूनियन का, और सबसे नया यूटीआई का। क्योंकि इन चारों फंड में एक ही फंड आईसीआईसीआई का इनोवेशन फंड ये 1 साल से अधिक पुराना है। इन चारों फंड का यदि पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो हम देखते हैं कि आईसीआईसी का 27.31% है, निप्पॉन का 25.05% है, यूनियन का 24.95% है, और यूटीआई का 14.52% है। और यदि आईसीआईसी जो 1 साल से पुराना हो गया है, इसका 1 साल का परफॉर्मेंस यदि देखें, इट इज 55.52%। अभी तक हमने इस फंड के बारे में काफी अच्छी बातें की। इनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिख रहा है, 1 ईयर में 55.52%। और यदि देखें यूटीआई छोड़ के पिछले 6 महीने में 25, 26, 27% के आसपास का परफॉर्मेंस है। इसका मतलब साल भर का 54-55%, 50 से 55% के बीच इनका परफॉर्मेंस सारे इन तीनों ही फंडों का, आईसीआईसी का, निप्पॉन का और यूनियन का। लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी है, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है, इसमें कुछ रिस्क है। जैसे नॉर्मल कोर्स में बाय नेचर इक्विटी फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप यूं कहें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में
म्यूचुअल फंड के अन्य कैटेगरी से अधिक रिस्क होता है, ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। और यदि थीमेटिक फंड की बात करें तो थीमेटिक फंड में इक्विटी फंड के कंपैरिजन में कुछ एडिशनल रिस्क है, और इस रिस्क के कारण हो सकता है इनका रिस्क जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप, या कह सकते हैं मिड कैप और लार्ज कैप से अधिक हो सकता है। क्योंकि इसका सबसे एक मुख्य कारण है कि इनकी जो टारगेट इंडस्ट्री होती है, इसमें से ये संभावनाएं होती हैं कि कोई टारगेट इंडस्ट्री एक वर्ष में काफी अच्छा करे और अगले ही वर्ष उसका परफॉर्मेंस काफी खराब हो। इसलिए हमें इस थीम बेस्ड फंड में ये जानना जरूरी है कि पिछले वर्ष के परफॉर्मेंस को देखकर हम आगे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं ले सकते। ये केवल इस फंड के साथ नहीं, सारे थीमेटिक फंड के साथ ये रिस्क एसोसिएटेड है। अब चर्चा इस बात की कि क्या इस एनएफओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जनाब, सबसे पहली बात कि यदि आप ये सोचते हैं कि 10 रुपए की यूनिट है, बहुत सस्ती है, एनएफओ सस्ता कभी नहीं होता है। नंबर एक, सो आप एनएफओ के यूनिट प्राइस पर ना जाएं। अब आप देखें कि पिछले एक साल का परफॉर्मेंस 55% के आसपास एवरेज है इनका, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन ये बात भी तय है कि पिछले वर्ष के परफॉर्मेंस को बेस मान के हम आगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में से 10% के आसपास इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट करूं, या पिछले ऑलरेडी जो 3 अच्छे फंड हैं, आईसीआईसी, निप्पॉन और यूनियन का इनोवेटिव फंड, उसमें इन्वेस्ट करें। तो हालांकि परफॉर्मेंस इन पिछले 3 जो ऑलरेडी मार्केट में पिछले 6 महीने या साल भर जो आईसीआईसी इनोवेटिव फंड हो गए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन जब हम उसकी कंपेरिजन करेंगे एसबीआई इनोवेटिव फंड अपॉर्चुनिटीज फंड से, हमें लगता है कि इन तीनों के एएमसी से बेहतर परफॉर्म शायद एसबीआई एएमसी करे। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि एसबीआई एएमसी सबसे बड़ी एएमसी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इन्वेस्टर ने इन पे भरोसा किया है, तो निश्चित रूप से इनके फंड मैनेजर बाकी के कंपेरिजन में बेहतर होंगे। इसलिए हम एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड में एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा इंडिविजुअल्स को खुद लेना पड़ता है, क्योंकि उनका निर्णय कई बातों पर डिपेंड करता है। यहां भी ये निर्णय आपको खुद लेना होगा। थैंक यू।